और एरीन व एरोमेटिक दांत। इसमें हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था सक्रिय कारक व निष्क्रिय कारक प्रतिस्थापी, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूट के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब नया टॉपिक है अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। अभिविन्यास क्या होता है? अभिविन्यास से मतलब है कि हमें किसी भी प्रतिस्थापी बेंजीन, जैसे अगर हम लेते हैं ये, इस कंडीशन में ये मोनो प्रतिस्थापी है, मोनो प्रतिस्थापी है। यदि हम इसमें एक और प्रतिस्थापी जोड़ें तो प्रतिस्थापी जोड़ने की कंडीशन 3 हो सकती हैं। ये दोनों ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, मेटा पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इन तीनों कंडीशंस में दूसरा प्रतिस्थापी आकर जुड़ने की संभावना होती है। इसी के आधार पर हम उससे ऑर्थो प्रतिस्थापी, मेटा प्रतिस्थापी या पैरा प्रतिस्थापी कहते हैं। इसे ही अभिविन्यास कहा जाता है कि वो ऑर्थो प्रतिस्थापी है या पैरा है या मेटा प्रतिस्थापी है। इसे ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार की विधियां दी गई थी। 2 प्रकार की विधियां थी। पहली विधि थी पुरानी विधि, क्रमवार एवं गिब्सन का नियम। कम ब्राउन एवं पुरानी विधि, जिसमें कि एक नियम है जिसे नियम के आधार पर क्रम ब्राउन एवं गिब्सन का नियम कहा जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? यदि कोई समूह है, किसी समूह का हाइड्रोजन समूह, जैसे कि एक Cl समूह है, इस Cl समूह का हाइड्रोजन यौगिक HCl होगा। अगर इस HCl का सीधे ऑक्सीकरण होकर HOCl हाइड्रोक्सी यौगिक बनने की संभावना होती है, तो ये मेटा निर्देशकारी या मेटा डायरेक्टिंग, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, नहीं तो ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लें तो Br, ठीक है। अगर इस Cl के हाइड्रोजन यौगिक HCl, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन को जोड़ना है इसमें, इससे HOCl बनेगा। अगर ये ऑक्सीकरण सीधे हो रहा है तो ये मेटा निर्देशकारी होगा। अगर ये ऑक्सीकरण सीधे नहीं हो तो ये ऑर्थो या पैरा निर्देशकारी होगा। तो इसके आधार पर एक टेबल दी हुई है। टेबल में बताया है कि किस किस का ऑक्सीकरण सीधे होता है और किसका ऑक्सीकरण सीधे नहीं होता। तो टेबल में लिखा है कि ये Cl है, इसका हाइड्रोजन यौगिक HCl है, इसका ऑक्सीकरण होकर HOCl हाइड्रोक्सी यौगिक बनता है, लेकिन ये ऑक्सीकरण सीधे नहीं होता है, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसी तरह Br की बात करें तो ये Br इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HCl, इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HCl। अगर इसका ऑक्सीडेशन करके HBr, इसका ऑक्सीकरण करके हमें अगर हाइड्रोक्सी यौगिक बनाना है तो HOBr बनेगा। टेबल में बताया हुआ है कि इसका ऑक्सीकरण भी सीधे नहीं होता है, इससे ये ऑर्थो या पैरा निर्देशकारी ही होता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल जो कि टेबल में है, I माइनस ये फ्री बॉन्ड और I
इसका हाइड्रोक्सी यौगिक होगा हाइड्रोजन यौगिक। अगर हम इसे ऑक्सीकरण करके HOI में चेंज करना है, ऑक्सीकरण करेंगे तब ये HOI हाइड्रोक्सी यौगिक में चेंज होगा। ये ऑक्सीकरण भी सीधे नहीं होता है, सीधे ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव। इसी तरह से कुछ समूह जैसे कि OH इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा H2O हाइड्रोक्सी H2O2। NH2 इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा NH2 और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक होगा नेक्स्ट CH3 इसका हाइड्रोजन यौगिक CH3H हाइड्रोक्सी CH3OH। तो ये जो सभी OH NH2 CH3 इन तीनों के हाइड्रोजन यौगिक H2O NH3 या NH2H CH4 या CH3H, इनके हाइड्रोक्सी होंगे H2O2 NH2OH CH3OH। ये इससे ये ऑक्सीडेशन से बना है, इससे ये और इससे ये। तो ऑक्सीडेशन इसमें इन तीनों में ही इनकी तरह डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होते हैं। ये नोट्स में टेबल में बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ ऐसे जो मेटा निर्देशकारी होते हैं। मेटा निर्देशकारी होने का मतलब है उनका ऑक्सीकरण सीधे हो जाता है, जैसे NO2 CHO COOH SO3H। इनके अगर हाइड्रोजन कंपाउंड की बात करें तो इसका HNO2 HCHO HCOOH एंड HSO3H। इनके हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होंगे, जो ऑक्सीडेशन के बाद बनेंगे वो होंगे NO2 का होगा HNO3, इसका होगा HCOOH HOCOO। ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ये हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन कंपाउंड से हाइड्रोक्सी कंपाउंड अगर डायरेक्ट नहीं बने तो ऑर्थोपैरा निर्देशकारी, लेकिन इससे ये डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इस बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रुप, ये जो ग्रुप होंगे ये सभी ऑर्थोपैरा हैं। रीज़न पुरानी विधि या फिर क्रम ब्राउन एवं गिब्सन विधि के नियम के आधार पर ऑर्थोपैरा होने का रीज़न क्या दिया था, अगर हाइड्रोजन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं होता है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होंगे। अगर डायरेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब ये पुरानी विधि में फर्स्ट था लॉ था क्रम ब्राउन एवं गिब्सन का लॉ। इसके बाद सेकंड लॉ है पुरानी विधि में। नेक्स्ट विधि है हैमिक व इलिंगवर्थ का नियम। इस लॉ में सबसे पहले कंडीशन दी हुई है कि मानो कोई बेंजीन है और बेंजीन मोनोप्रतिस्थापी, जैसे कि कोई मोनोप्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है X,
मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है। मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन में, मोनो प्रतिस्थापी से मतलब है कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह हमने कोई नया समूह जोड़ दिया है। मानो यहाँ पर हमने एक्स वाई जोड़ा है। अब इस एक्स वाई में दो कंडीशन का एग्जाम्पल लेके चलें। मानो एक है क्लोरोबेंजीन और एक है हाइड्रोक्सीबेंजीन। पहले इसकी बात करते हैं। हेमिक-इलिंगवर्थ लॉ में पहले कंडीशन दी है कि मानो कोई बेंजीन है और वो मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन है, जिसमें एक्स बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा हुआ है और वाई बेंजीन से नहीं जुड़ा है, वाई एक्स से जुड़ा हुआ है। तो एक्स वाई इस बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक्स वाई जुड़ा हुआ है। अगर हम एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोरोबेंजीन, तो इसमें केवल एक्स प्रेजेंट है और इसमें सेकंड कंडीशन में ओ एक्स है और एच वाई है। एक्स की जगह तो ओ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाई की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें बेंजीन के साथ क्लोरीन सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें बेंजीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन बेंजीन वाले के साथ सीधा जुड़ा हुआ। अगर इस प्रकार की कंडीशन दी हुई हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑर्थो, पैरा व मेटा निर्देशकारी कौन है? तो हेमिक व इलिंगवर्थ लॉ के अनुसार फर्स्ट कंडीशन ये बताई गई है कि यदि एक्स वाई समूह में, जैसे कि एक्स वाई समूह में अगर हम ओ एच को माने, यहाँ तो एक्स ही है, यहाँ एक्स वाई दोनों हैं, तो एक्स वाई समूह में यदि वाई की वर्ग संख्या सीरीज नंबर, वाई का सीरीज नंबर, वाई की वर्ग संख्या किसमें? पीरियोडिक टेबल में वाई की वर्ग एक्स से ज़्यादा है, मतलब y की वर्ग संख्या ज़्यादा है और x की वर्ग संख्या क्या है? कम है। तो इस कंडीशन में ये जो समूह होगा वो मेटा डायरेक्टिंग, मेटा निर्देशकारी होता है। जैसे अगर हम लेते हैं NO2 समूह को, अगर हम NO2 समूह की बात करें तो NO2 समूह में ऑक्सीजन, अब हम लेंगे मानो बेंजीन के साथ हम NO2 जोड़ देते हैं। अब नया जुड़ने वाला समूह इस पर डिपेंड करेगा, इस ग्रुप पर, इस समूह पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्थो, मेटा, पैरा कौन सी पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। इस NO2 में N एक्स की जगह है और ऑक्सीजन वाई की जगह है। अगर वाई की वर्ग संख्या ज़्यादा हो और एक्स की वर्ग संख्या कम हो तो ये NO2 मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो हम NO में देखें तो ऑक्सीजन की वर्ग संख्या होती है 16 और नाइट्रोजन की वर्ग संख्या होती है 15। तो इसमें वाई की वर्ग संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये NO2 कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है। अब नया जुड़ने वाला समूह कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? इस वाली पोजीशन पर, मेटा स्थिति पर। तो फर्स्ट रूल में बताया है अगर y की वर्ग संख्या ज़्यादा है x से तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। जैसे कि NO2 जुड़ा हुआ है मोनो सब्स्टिट्यूट में, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि ऑक्सीजन की वर्ग संख्या 16 है, नाइट्रोजन की वर्ग संख्या 15 है। इसके बाद सेकंड, जैसे फर्स्ट पढ़ा था उसके अपोजिट एकदम, अगर एक्स वाई में से y की वर्ग संख्या अब कम आए और x की वर्ग संख्या ज़्यादा आए। अगर x की वर्ग संख्या ज़्यादा, y की वर्ग संख्या कम, तो इस कंडीशन में ये होगा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर OH समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन के साथ ये OH समूह जुड़ा हुआ है तो हम पहले इसमें देखेंगे x की जगह है ऑक्सीजन
और Y की जगह है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वर्ग संख्या और हाइड्रोजन की वर्ग संख्या में ऑक्सीजन की वर्ग संख्या ज़्यादा है। ऑक्सीजन की वर्ग संख्या होती है 16, हाइड्रोजन की वर्ग संख्या है 1। हाइड्रोजन की वर्ग संख्या कम है, ऑक्सीजन की वर्ग संख्या ज़्यादा है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इस तरह की कंडीशन हो तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हाइड्रोक्सी समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमने फर्स्ट में देखा था अगर y की वर्ग संख्या ज़्यादा x की वर्ग संख्या कम। सेकंड में देखा था अगर y की वर्ग संख्या कम x की वर्ग संख्या ज़्यादा। इस कंडीशन में ऑर्थो पैरा, इस कंडीशन में मेटा। अब यदि ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों ही x और y दोनों की ही वर्ग संख्या सेम आए तो थर्ड, यदि x और y की वर्ग संख्या सेम हो तो इस कंडीशन में वर्ग संख्या सेम है तो आप कैसे देखेंगे कि ऑर्थो पैरा या मेटा निर्देशकारी है। तो इस कंडीशन में परमाणु भार एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के आधार पर की बेसिस पर हम ऑर्थो, मेटा और पैरा निर्देशकारी पैरा डायरेक्टिंग देखेंगे। अगर x और y दोनों ही एक ही वर्ग के मेंबर हों, एक ही वर्ग के सदस्य हों और y का परमाणु भार कम हो, y का एटॉमिक मास कम हो और x का एटॉमिक मास ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में ये मेटा निर्देशकारी होता है। और इसके विपरीत स्थिति में ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी। एग्जाम्पल जैसे अगर SO3H किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये कौन सा डायरेक्टिंग है, या फिर इसके साथ अगर कोई नया प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट जुड़ेगा तो वो ऑर्थो, मेटा, पैरा इन तीनों कंडीशंस में से किस पर जुड़ेगा। इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले x और y। तो इसमें x की जगह है सल्फर और y की जगह है ऑक्सीजन। x दोनों का ही वर्ग संख्या सेम है, दोनों की वर्ग संख्या 16 है। अब हम परमाणु भार के आधार पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार सल्फर से कम है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कम है, सल्फर का परमाणु भार ज़्यादा है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो वो कौन सा निर्देशकारी, सेम इसकी तरह मेटा निर्देशकारी होगा। तो इसका मतलब इस समूह को अगर हम बेंजीन वाले के साथ जोड़ते हैं और नया प्रतिस्थापी जोड़ें तो कौन सी कंडीशन पे वो जुड़ेगा, मेटा। अर्थात ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा निर्देशकारी होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल में अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई माइनस आयन, जैसे कि x और वो माइनस है, x माइनस आयन नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में ये ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेंजीन के साथ COO माइनस जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन में अगर कोई नया आने वाला समूह होगा तो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम COOH की बात करें तो COOH मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो एक लॉ में, इस लॉ में ये बताया गया है, इस लॉ में कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर माइनस चार्ज है तो वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें फिफ्थ, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो मिक्सचर इफेक्ट वाले होते हैं, मिश्रित प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनका
आधा भाग ऑर्थो पैरा हो सकता है, आधा भाग मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। जैसे कि हम CHCl2 और CHO की बात करें तो इन दोनों में जो CH वाला भाग होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है, जबकि CCl2 और C डबल बॉन्ड O ये भाग मेटा निर्देशकारी होता है। तो ये है एक ही समूह, ये भी एक समूह है। अगर बेंजीन के साथ ये जुड़ा हुआ, बेंजीन के साथ ये जुड़ा हो, लेकिन इसमें भी दो तरह का प्रभाव प्रदर्शित हो सकता है। इसमें CH होते हैं वो ऑर्थोपैरा, CH ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन CCl2 का मिलकर प्रभाव होता है C मेटा निर्देशकारी और CO का मिलकर प्रभाव होता है मेटा निर्देशकारी। यहाँ पे ये हेमिंग-इलिंगवर्थ लॉ खत्म हो गया। ये पुरानी विधि थी। इसके बाद कुछ आधुनिक विधियाँ आई, मॉडर्न थ्योरी है। पुरानी विधि में दो तरह के लॉ थे। पहला था क्रम-ब्राउन एवं गिब्सन का लॉ, सेकंड था हेमिंग एवं इलिंगवर्थ का लॉ। दोनों ही लॉ में ये बताया गया था कि ऑर्थो कौन सी कंडीशन में ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट बनने की संभावना होती है और कौन सी स्थिति में मेटा सब्स्टिट्यूट बनने की संभावना होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आधुनिक, पुरानी विधि के बाद में आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरीज। आधुनिक सिद्धांत दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड नेक्स्ट एरिनियम धनायन थ्योरी। हम फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अगर बेंजीन वलय पर बेंजीन वलय पर अगर हम प्रभावों के बारे में बात करें तो तीन प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव, और थर्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव मतलब प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, मीजोमेरिक प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। इससे पहली वाली लेक्चर वीडियो में प्लस माइनस आई प्लस आई माइनस एम प्लस एम के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था। अब प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है? प्रेरणिक प्रभाव में अगर कोई समूह प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई प्रभाव वाला हो, दो तरह के ही प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं। दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं, एक माइनस आई एक प्लस आई। अगर किसी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है और किसी ग्रुप का प्लस आई, तो माइनस आई की स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, जबकि प्लस आई की स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का गुण रखता है। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन में बीटा कार्बन व बीटा हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन अनुनाद करते हैं और उससे अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट होता है दो तरह का, एक होता है प्लस एम और नेक्स्ट होता है माइनस एम। इसके बारे में हम इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्लस एम और माइनस एम इन दोनों के द्वारा ही अनुनाद की संभावना होती है। ये दोनों ही अनुनाद करवाने के लिए मदद करते हैं। अगर इन तीनों ही प्रभावों के कारण, मान लो कोई बेंजीन वलय है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर OH जुड़ा हुआ है तो इस OH, अब इसका कौन कौन सा प्रभाव हो सकता है?
इस OH की बात करें तो ये OH इसका -I इफेक्ट होता है और +M इफेक्ट होता है। -I मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, लेकिन +M का मतलब है ये अपनी लोन पेयर को डोनेट करके अनुनाद को शुरू करता है। तो इसमें अगर किसी बेंजीन वलय के साथ कोई समूह जुड़ा हुआ हो और उस समूह के कारण इन तीनों में से कोई भी प्रभाव कार्य करके इनकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऋणावेश आ जाए, तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे। और इसी तरह कोई समूह जुड़ा हुआ हो और उसका इनमें से कोई भी प्रभाव है और इनमें से कोई भी प्रभाव के द्वारा मेटा स्थिति पर ऋणावेश आ जाए, तो क्या हो जाएंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे और ये ऑर्थो व पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये बताता है कि अगर बेंजीन वलय के साथ कोई समूह जुड़ा हुआ है, अभी हम OH की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल X जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता X का प्रभाव क्या है, ऋणिक भी हो सकता है, अतिसंयोजन भी हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन तीनों प्रभाव के द्वारा कोई भी प्रभाव कार्य करे, इन तीनों में से कोई भी एक प्रभाव कार्य करके अगर ऑर्थो पैरा पर ऋणावेश ले आता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर इसकी जगह हम मान लेते हैं कोई वायु जुड़ा हुआ है और ये वायु इन तीनों में से कोई एक प्रभाव के द्वारा मेटा पर ऋणावेश ले आता है, तो इस कंडीशन में ये कौन सा निर्देशकारी होगा, मेटा निर्देशकारी। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत केवल यही बताता है। इसके बाद है एरिनियम धनायन का सिद्धांत या एरिनियम धनायन का स्थायित्व। एरिनियम धनायन का स्थायित्व, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पर डिस्कस करेंगे।